नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी मीरापुर विधानसभा की तीर्थ नगरी शुक्रताल में है। आपको बता दें कि चुनाव का जोर शोर यहां भी है और देखिए आज हम यहां पर आए हैं लोगों की राय जानने के लिए कि इस बार वो चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं, कौन सी वो पार्टी है जिसको वो जिताने वाले हैं और क्या कुछ यहां के स्थानीय मुद्दे हैं जिनको जहन में लेकर वो जो चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हैं उनमें से हार और जीत का उनमें अंतर बनाने वाले हैं। तो देखिए स्थानीय लोगों की क्या सोच है, अब मैं इन्हीं की जबानी सुनूंगा और यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार का जो चुनाव है वो किस तरीके से उसको देखते हैं। क्योंकि देखिए अभी तक 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यहां की जो तारीख है मतदान की उसे बदल दिया है और अब यहां पर 20 नवंबर को मतदान होना है। और यही बड़ा मुद्दा था कि देखिए जो यहां के स्थानीय लोग हैं, खासकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो शुक्रताल में यहां पर जो मेला लगता है यहीं पर आते हैं। तो देखिए अब जब चुनाव की तारीख बदल गई है और जैसा कि जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखिए चुनाव की जो तारीख है वो बदलनी चाहिए। अब जब चुनाव की तारीख बदल गई है तो लोगों को क्या लगता है कि इस बार यहां पर क्या होगा। तो चलिए अब मैं इन्हीं की जबानी जानता हूं इस पूरे चुनाव की कहानी। सबसे पहले पंडित जी आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है और क्यों? मीरापुर विधानसभा पे जो अभी चर्चा चल रही है, जो बाजी मारेगी वो बहन मिथिलेश पाल जी मारेगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? वो भाजपा और लोकदल से गठबंधन है जी। और ये सीट हमेशा लोकदल की रही है, ठीक है। इससे पहले भी चंदन चौहान जी थे जो विधायक रहे, लोकदल से थे। उसके बाद सांसद हुए तो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था और फिर इस बार जो है मिथिलेश पाल जी का और बीजेपी का और आरएलडी का गठबंधन है, इसीलिए जो है मिथिलेश पाल जी यहाँ से पूर्ण बढ़िया तरीके से जीत के जाएगी। क्या आपको लगता है यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या हैं? जब लोग घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए तो क्या कुछ उनके मन में चल रहा होगा? विशेष स्थानीय मुद्दा तो यहाँ जो अब फिलहाल है वो किसानों का है, मील का जी। मील का जो विस्तारीकरण है उसका मुद्दा है, ठीक है। और जो हमारे क्षेत्र का लोकल मुद्दा है वो सुरक्षा का था, वो सुरक्षा हम लोगों को मिल रही है। किसी तरह हम दिन में रात में कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की मुद्दा था, बिजली का मुद्दा बढ़िया है। किसान लोग खेत में जाते थे, बिजली खत्म हो जाती थी, अब किसानों को रात में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मिल में, क्योंकि खेत में अगर रात को जाते थे बिजली आती थी। अब दिन में बिजली आ रही है, दिन में अपना पानी दे रहा, लोग सुरक्षित हैं। बस यही मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। आपको लगता है कि ये जो चुनाव की तारीख में जो बदलाव हुआ है इसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को होगा? इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो 20-25% थोड़ा दिक्कत थी, जो लोग आते यहाँ उसमें कुछ ही जाते कुछ नहीं जा पाते, अब जो है पूरी तरीके से जो है उनका साथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? नाम सुभाष चौधरी। जी। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है, कौन किस पर भारी है? भैया मैं भी यही दिखाई दे कि मिथिलेश पाल ही बाजी मार जाएगी। क्या कुछ समीकरण है उसके पीछे, थोड़ा वो भी समझाइए। आरएलडी और आरएलडी और बीजेपी, यही सबसे बड़ी बात है। ये दोनों पार्टी एक साथ हो जा तो काम हो ही जा फिर तो। यानी कि जो बेसिक जो लड़ाई थी वो इन्हीं दोनों घटकों के बीच में थी और अब जब दोनों का गठबंधन हो गया है तो आपको ऐसा लगता है कि लड़ाई में कोई नहीं है। आपको देखिए ये बताइए, ये जो मुकाबला होगा वो किसके साथ में होगा? क्या समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है या फिर आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? कौन टक्कर में दिखाई देता है? ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। नहीं है न। कहना है कि ज्यादा जानकारी है नहीं। आप बताइए, आपका नाम क्या है महाराज जी? मेरा नाम शरद शर्मा है जी, मैं शुक्रताल से निवास करता हूँ। यहाँ जो चुनाव है, अभी चुनाव के बारे में पूरा कह नहीं सकते जी, क्योंकि टक्कर भाजपा की जो टक्कर है, लोकदल टक्कर जो है वो सपा से है और सपा का प्रत्याशी मजबूत है हर तरह से। मिथिलेश पाल बहन जी पहले विधायक रह चुके हैं यहाँ से और चांस लगते हैं, लेकिन मुसलमान दो प्रत्याशी हो रहे हैं, उनमें मुसलमान कितना बढ़ता है? अगर उन मुसलमान बढ़ता है तो फायदा होता है लोकदल को और बीजेपी को। अगर मुसलमान जाता है एकजुट और हिंदू बढ़ता है तो नुकसान होता है बीजेपी गठबंधन को जी।
यहाँ पर किस तरीके के आसार आपको दिखाई देते हैं? ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या कुछ लोगों की पसंद है और क्या कुछ लोगों को लग रहा है? यहाँ पर भाजपा से सरकार आने से तो फ़ायदा हुआ कि जो गुंडागर्दी थी, रात को कहीं जा नहीं सकते थे, दिक्कत होती थी। कई बार ऐसा हुआ दिन में 12 बजे यहीं पे लूट होगी तो चलते ही। जब से सरकार बीजेपी आई है, योगी जी आए हैं, तब से एक तो ये बदमाशी गुंडागर्दी बंद हो गई है। इस तीर्थ स्थल को बिजली बहुत अधिक मिलती है, जो पहले बिजली नहीं होती थी, 8 घंटे दिन में आती थी, अगले रात को आती थी, लेकिन अब बिजली काफ़ी मिलती है। और यहाँ पर सुविधाएँ बदली हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी जैसे हमारी गंगा जी का पानी धीरे धीरे निम्न स्तर पर पहुंच रहा है। जो यहाँ के लिए योगी जी ने विकास के लिए पैसे पहले भी दिए, अब भी कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो पैसे दिए हैं उन पैसों का सदुपयोग नहीं हो रहा। गंगा जी का पानी धीरे धीरे घट रहा है। कम से कम 8-9 साल से मैं भी लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ कि हर बार बरसात में पीछे जो फैक्ट्रियाँ हैं आपकी उत्तराखंड में, वो काला पानी छोड़ देती हैं, जिससे कि मछलियां मर जाती हैं। आज तक कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं, कई बार एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, लेकिन वो मुद्दा चलता कहाँ है, साठगांठ कहाँ होती है, कैसे क्या होता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे ही लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा, गंदा पानी आया, मछली मर गई। वो पानी आज तक नहीं रुका, जबकि सरकार पर वहाँ भी उत्तराखंड भाजपा की है, सरकार यहाँ भाजपा की है। गंगा में पानी जो पहले आता था, अब वो घटकर 0 हो चुका है। डुबकी मारने के लिए भी बाल्टी का सहारा लेना पड़ता है नहाने के लिए, कि बाल्टी से पानी लें। तो कुछ समस्याएं अच्छी हुई हैं, कोई समस्याएं अभी विचाराधीन हैं, अभी उन पर काम नहीं हो रहा है, कुछ होनी चाहिए। कुछ ठीक है और कुछ ठीक होने की अभी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर कहना है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम यशवीर परदा। आपके कैसे विचार हैं, आपको क्या लगता है? आदमी और अगर यही जिताना चाहेंगे हम तो से बस ज़्यादा बीजेपी के आदमी हैं, इसे जिताओगे। कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब तो देखिए मन ही बनाए हुए हैं कि भाई हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को ही जिताएंगे, कोई किंतु परंतु है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ बढ़िया है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर नरेंद्र बालियान। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस चुनावी रण में कौन बाजी मारने वाला है? यहाँ के जो फिलहाल जातीय समीकरण बताते हैं, उससे तो हम कह सकते हैं कि मिथिलेश पाल ही यहाँ से सीट निकालने में सक्सेस हो जाएगी। थोड़ी सी समस्या ये थी कि यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था और उसी समय चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ स्थिति जद्दोजहद की थी कि फंस सकती है सीट, क्योंकि वोटिंग कास्ट नहीं होता, उदासीन रहेंगे लोग। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, चुनाव की डेट 20 तारीख कर दी, तो अब तो लगभग लगता है 90% के हाँ निकल जाएगी सीट। आपको लगता है कि आसानी से? ये जो भाई साहब अभी बात कह रहे थे कि देखिए ये जो मुस्लिम मतदाता हैं, अगर वो एकमुश्त होकर के किसी एक पार्टी के पास में चले गए, देखिए ये तो तय है कि वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को एकमुश्त होकर के वोट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो पार्टी होगी जिसकी तरफ वो जा सकते हैं, टक्कर कौन दे सकता है? वहाँ भी हमें लगता है एक तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और समाजवादी पार्टी, उन 2 धड़ों में अभी बंटवारा दिखाई दे रहा है मुस्लिम वर्ग का भी यहाँ। वो कितने % किधर जाएगा ये कह नहीं सकते। संभावना सपा की तरफ ज़्यादा जाने की है, इसलिए बिखराव तो वहाँ भी है, कह नहीं सकते कि हम पूरा का पूरा वो एक ही तरफ चला जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। और जहाँ तक हिंदू वर्ग में है, हिंदू वर्ग जातिवाद में ज़्यादा बढ़ जाता है अपेक्षाकृत मुस्लिमों के। जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा, अलग अलग पंचायतें हुई, वो भी अब इस चुनाव में भी वो पंचायतें हो रही हैं। वे जातिवादी कीड़े तो चुनाव आते ही निकल कर बाहर आ जाते हैं, तुरंत यदा कदा पंचायतें होनी शुरू हो जाती है, एकजुटता आनी शुरू हो जाती है। अभी आपने बुढ़ाना कांड देखा, लोकसभा के चुनाव में त्यागी पूरे लामबंद थे, कोई मांगे राम, कोई फला, 70 चौधरी त्यागियों के हुए थे। लेकिन जब वहाँ उनके घरों पर तोड़फोड़ की गई मुसलमानों द्वारा, तो वहाँ कोई त्यागी नेता दिखाई नहीं दिया, ना किसी ने आज तक पंचायत की। वहाँ उन्हें संजीव बालियान ही याद आए आखिर में, और वही उनके बीच में पहुँचे। ना मौजूदा सांसद वहाँ पहुँचे, ना कोई अन्य लोग। तो ये जातिवादी कीड़े तो समय समय पर निकलते रहते हैं। तो समझना चाहिए हमें, अपने देश के लिए अगर वोट कास्ट करना है तो गंभीरता से सोचना चाहिए। यहीं उसी ज़िले में, मुजफ्फरनगर ज़िले में हम हैं। देखिए, आपको भी ये दुख हुआ जब संजीव बालियान जी चुनाव यहाँ से हारे, तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या कारण क्या थे उनकी हार के पीछे? उनकी हार के पीछे जातिवादी गुटबाजी थी, जातिवादी तुष्टीकरण की लोगों की राजनीति चलती है अंदर खाने, जो अनेक धड़ों में हिंदुओं को बांट देती है, और इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब हम उस दिन को भूले नहीं है, कवाल कांड इसी जिले की घटना है, 2013। वो समाजवादी पार्टी की लंबे समय से ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी
कि अपराध कोई भी करे दोषी हिंदू होगा। जो कानून कांग्रेस लेके आ रही थी वो उसने यहाँ एप्लीकेबल करके दिखाया समाजवादी पार्टी ने। मेरा गांव मूलतः सोरम है, बड़ा गांव है, सम्मानित गांव है। वहाँ की दर्जनों घटनाएं हैं ऐसी कि अपराध मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा है, सज़ा हिंदुओं को दी जा रही है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के लिए मजबूर थी, तो उस समय को भूल नहीं सकते हम लोग। 2013 अभी भी हमारे जहन में है, हम याद रखेंगे। और जो भूल जाते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। तो यही मतलब आपके हिसाब से हर चुनाव में एक मुद्दा ये भी बनता है कहीं ना कहीं। हम चाहते हैं हम शांतिपूर्वक रहें, हम राष्ट्र के लिए जिएं। अपने लिए जीने से पहले राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज हर कोई कह रहा है कि आज मैं सुरक्षित हूँ, कहीं भी मैं दिन रात किसी भी तरह से घूम सकता हूँ। किस वजह से? अच्छे शासक की वजह से, अच्छे शासन व्यवस्था की वजह से। और हम उन लोगों को दोबारा लेके आएंगे जिन्होंने ऐसा किया है, तो फिर क्या होगा? हाँ, कुछ समस्याएं हैं, किसानों की बड़ी समस्या है, गंभीर समस्याएं भी है। छुट्टा पशु आज तक कोई समाधान नहीं हुआ बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भी। मील की समस्या है, मील का पेमेंट है, और कुछ बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे जनसंख्या नियंत्रण, जो आज के लिए राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीजेपी न जाने क्यों इस मुद्दे से भागती नजर आ रही है। ये देखिए, क्या आपको लगता है जब 2 बार 2 योजनाओं से पूर्ण बहुमत की सरकार थी और हर कोई ये उम्मीद लगा रहा था, ये देखिए बीजेपी का एजेंडा रहा है पहले से ही कि जातिगत जो जनसंख्या है उसका कोई कानून बनाया जाए, तो पूर्ण जो सरकार बहुमत की रही तब नहीं कर पाई। आपको लगता है कि अब जब ये गठजोड़ वाली सरकारें हैं, क्या अब ये संभव हो सकता है? मुश्किल लग रहा है, अब तक कर देना चाहिए था बीजेपी को। और हमारे जैसे लोग जो बीजेपी की विचारधारा से तो नहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम तो हमेशा स्वतंत्र विचार रखते हैं और देखते हैं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सी पार्टी देश हित में ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है, उसके लिए हम तैयार खड़े होते हैं। कल भले ही समाजवादी पार्टी भी अगर इस तरह के कार्य करेगी तो कोई संकोच नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि देखिए जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगी वो पार्टी, उसको ये सपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल इन्हें दिखाई देता है कि बीजेपी वो काम कर रही है, कल को अगर समाजवादी पार्टी या फिर और कोई सी पार्टी इस काम को करेगी तो फिर उसको वोट करेंगे। ऐसा ही हमारे कई सारे मुद्दे हैं अभी भी, समान आचार संहिता और जनसंख्या नियंत्रण, 2 बड़े मुद्दे हमारी अपेक्षाएं अभी भी बीजेपी पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं। भविष्य में क्या होगा देखते हैं। भविष्य में क्या होगा उसको देखते हैं। जी आप बताइए, थोड़ा बता दीजिए। कोई बात नहीं, क्या नाम है? दीप अरोड़ा। क्या आपको लगता है चुनावी समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं इस बार? कौन बाजी मारने वाला है, क्यों? देखिए, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली ऑनेस्टली बता दूं कि मुझे इन जो निकाय चुनाव हैं या बाई इलेक्शन हैं, मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि इस देश की अगर कोई पार्टी है, इस देश का फ्यूचर सेफ है या हिंदू सेफ है, वो बीजेपी की वजह से। क्यों? ब्लूप्रिंट उन्हीं के पास है देश को आगे बढ़ाने का, विजनरी पार्टी विजन उन्हीं के पास है जो है। और बाकी ये लोग जो हैं, जो सब क्या कहते हैं अपना घर क्या कहते हैं भरने के अंदर लगे हुए हैं जो है। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया, पूरी पिक्चर एकदम साफ कर दी कि देखिए चुनाव के बारे में कोई दिक्कत है नहीं, कुछ पता है नहीं, लेकिन जो भविष्य के बारे में देश के सोच रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? सुधीर फौजी जी। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से हूँ और मैं डीएनपी चैनल आपका इस नगरी सुखतीर्थ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप आए और आपने हमारे लोगों की बात सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो फौजी आदमी हैं, हम तो जो देश हित की बात करेंगे, जो राष्ट्र की बात करेंगे उसकी साथ हैं। हम तो गठबंधन की साथ है, सीधे के सीधे। ये जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है, जी जी बिल्कुल बीजेपी की साथ है पक्का। ये देखिए, ये काफ़ी कुछ ये आरोप ये लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि देखिए वो जो जवान हैं, किसान हैं और संविधान, ये मतलब सब बीजेपी के राज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आप देखिए, आप पूर्व फौजी हैं, किस तरीके से देखते हैं पहले के भारत में और अब के भारत में क्या कुछ आपको अंतर दिखाई देता है? पहले जब हम बॉर्डर पर रहते थे तो हमें आदेश लेना पड़ता था दिल्ली से। आज की कंडीशन है कि यदि पाकिस्तान से एक फायर हुआ तो आप 10 फायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन है। 1 रैंक 1 पेंशन हमारा बीजेपी सरकार ने दिया, कांग्रेस ने लटका के रखा आज तक। और मेरा तो देखो एक ये है, विकास हो रहा, अच्छा हो रहा, सुरक्षा भी अच्छी मिल रही है। बस थोड़ी बहुत तो दिक्कत परिवार में भी होती है। अपने सारे हमारे 4 बालक हैं तो चारों एक साथ नहीं रह सकते,
एक बात नहीं मान सकते। तो ये तो बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, वो गलती नहीं उनको हम क्या कहेंगे, कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है ताऊ जी का। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए जो हर जगह पर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सरहद हो, बीजेपी हर जगह पे काम कर रही है। जी बताइए। एक हमारा ये सुख तीर्थ है, यहाँ पे गंगा जी का पानी पता नहीं कितने साल से आ रहा है और इतना पैसा यहाँ पे आता है, हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा, ना गंगा जी में पानी आता दिखाई दे रहा कहीं। वही जो और कभी कभी बीच में जो है केमिकल का पानी आ जाता है तो बिल्कुल यहाँ नहाने लायक पानी भी नहीं रहता। आचमन करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, एक ये मील का विस्तारीकरण, मोरना मील का, कई बार इसकी बात होली विस्तार होगा, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं है। ये छोटे छोटे किसानों की इस बार गन्ना मूल्य अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया, तो ये छोटी छोटी बात हैं। खैर गवर्नमेंट ध्यान देगी इन पे, और हमारी तरफ से तो यही है कि हम तो, और ये मिथिलेश पाल जी जीतेंगे यहाँ पे पक्का, लेकिन ये कि हमारे लोग वोट डालने कम जाते हैं। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग घर से जाएं और पहले मतदान करें, उसके बाद अपना दूसरा काम करें। और अभी ये गंगा स्नान में होना था, 13 तारीख को चुनाव होना था, ये चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम कर दिया कि ये 20 तारीख को चुनाव कर दिया, नहीं तो जो लोग यहाँ आते शायद मतदान करने ना जाते गाँव में, और इससे इसका बहुत असर पड़ेगा अभी यानी कि ये भी जो है वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपका नाम क्या है भाई? आप युवा हैं, क्या आपको लगता है, सोच क्या है युवा वर्ग की, इस बार मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में क्या होने वाला है? मेरा नाम भुवन चंद्र है। तो यहाँ पे तो अब तो ये बीजेपी और आरएलडी की जो गठबंधन है वही पूर्ण बहुमत में आ रही है लगभग, जो यहाँ पे जनता का वो चल रहा है अभी, तो वो गठबंधन पे ही जा रहा है ज़्यादा मत आपका। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से जो विपक्ष बोलता है और वो कहता है कि देखिए जो बीजेपी की सरकार में किसान, युवा बेरोजगार हैं, सब परेशान हैं, क्या आपको लगता है ये युवा वर्ग है उसके लिए कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं? क्या कुछ बीजेपी सरकार में आपको अच्छा लगता है और क्या कुछ जो है वो ख़राब लगता है? नहीं, बीजेपी की सरकार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। युवा वर्ग है, शिक्षित है, तो उसको मिल रहा है आगे, अपना पदोन्नति हो रही है उसकी शिक्षा के हिसाब से। बाकी पहले क्या था कि आप डिप्लोमा ऐसे फर्जी बना के कहीं भी आप लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी योग्यता के आधार पर अभी आपको उन्नति हो रही है, नौकरी में मिल रही है, तो ऐसा हमें लगता नहीं है कि बीजेपी सरकार में कुछ वो हो रहा है, गलत हो रहा है। आपको लग रहा है कि ठीक है? हम बीजेपी के माध्यम से यही कहेंगे कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहला था बीजेपी का, ये वो था इनका एजेंडा था, ये आज तक नहीं हुआ। दूसरा एक आरक्षण, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण दो। मुझे आरक्षण मिला, मेरे लड़के को भी मिल गया, उसके लड़के को भी मिल गया। एक ये जो है परिवार से जुड़ा हुआ संबंध नहीं होना चाहिए आरक्षण का, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण दो। हाँ, जाति बिरादरी का नहीं होना चाहिए आरक्षण। जो बेचारा गरीब है, जिसको जरूरत है उसको किताब से सहायता करो, उसकी फीस माफ करो। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? अजी नाम तो बता दीजिए। अरे शर्मा नाम है जी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार क्या होने वाला? बच्चों हनुमान तो ठीक है, बस सभी लड़ रहे हैं अपना मिलजुल कर लड़ रहे हैं, सभी मिलजुल कर लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किसकी तरफ बनाया मन वोट डालने का? नहीं, वोट तो भाई देखो, वोट का मतलब ये अंधेरा हो, किसी तरह डाल दो कहीं भी, बस यह चाहे क्षेत्रीय नेता हो, अच्छा नेता हो, काम करने वाला हो, ईमानदार हो, गुंडा ना हो। गुंडे की पसंद नहीं है किसी को भी। ये तो है नहीं भाई जैसा किसी के घर चले जा फिर कहते हैं इन्होंने परेशानी करके रख दी हमें। कोई बात सुना आवे, बात सुना सबकी, जातिवाद की बात ना करे, ईमानदारी की बात करे, बस। सबसे ज़्यादा जातिवाद का माहौल ज़्यादा चल रहा लोगों का। बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में और ना किसी का नाम लेते हुए सब कुछ बयां कर दिया कि देखिए कोई जो जातिवाद की बात ना करे और क्षेत्रीय नेता हो, साफ छवि का नेता हो, उसको पसंद करेंगे इस बार वोट डालने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है, देखिए काफ़ी सारी बातें यहाँ पर लोगों ने बताई हैं और ये भी बताया कि क्यों वो वोट देंगे बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। हाँ, क्योंकि सरकार है, सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जहां अभी काम करना बाकी है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आगे के चुनावी समीकरण बनते हैं और ये जो चुनावी जो तारीख बदली है चुनाव की,
किस तरीके से बीजेपी आरएलडी गठबंधन इसको भुनाता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। नमस्कार।